हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस लेक्चर में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बढ़ने वाले हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 7 की तरफ। अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के 6 लेक्चर्स देख लिए हैं और लगभग 70% से ज्यादा पार्ट हमने कवर कर लिया है। और अगर आप नए आए हैं इस वीडियो में तो जाके आप पहले पिछले 6 लेक्चर्स देख सकते हो। हमारे चैनल पे अपलोडेड है और हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट पे भी आप देख सकते हो। ठीक है। आज के इस लेक्चर के बारे में मैं बताऊं तो इसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी क्वांटम नंबर। अगर आपने पिछले नीट के पीवाईक्यूज देखे होंगे या फिर अपने क्लास 11 के एग्जाम के पिछले पेपर्स देखे होंगे तो आप पाएंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आते हैं। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में इस लेक्चर में करने वाले हैं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको हर एक तरह का क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जाए और हर एक क्वांटम नंबर को हम बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। थोड़ा सा टफ रहता है इसको अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो इसीलिए मैं कहूंगा आप एक पेन और एक पेपर, और बल्कि आज तो कॉपी लेके बैठो, क्योंकि आज काफी ज्यादा आपको लिखना पड़ सकता है। क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट भी है इसमें और थियोरेटिकल पार्ट जो है उसको आप शॉर्ट में लिखो। मैं बहुत ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट की तरफ नहीं जाने वाला हूँ, बहुत डीपली नहीं करवाने वाला हूँ आपको। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, मैं वही चीज आपको बताऊंगा। ठीक है। और आपको मूवमेंट करते रहना है, जैसे अभी मैं पढ़ाते वक्त मूव कर रहा हूँ ना, आपको भी रहना है। ऐसा नहीं कि बस बैठ गए ऐसे और कुछ कर नहीं रहे, कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है, आपको काम भी करना है। आपको क्या करना है, कॉपी पेपर, कॉपी और पेन लेके उसको लिखते चलो, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर क्या है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का इम्पॉसिबल है या बहुत ही मुश्किल है कि हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता पाए और एग्जैक्ट मोमेंटम बता पाए। सही बात है ना, आपने पढ़ तो लिया है। और जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो, एक बार पिछला लेक्चर जाके देख ले, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे वो देख सकता है। ठीक है। तो ये बात कही थी हाइजेनबर्ग ने। अब उसी को देखते हुए श्रोडिंजर्स ने भी कुछ कहा। श्रोडिंजर्स ने भी कुछ कहा। तो श्रोडिंजर ने क्या बताया कि हम, हाँ सही बात है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आप देखो तो ये पार्टिकल नेचर भी दिखाता है और वेव नेचर भी दिखाता है। ठीक है ना। ये दोनों नेचर है इसके पास। अब वेव नेचर के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की संभावना बता सकते हैं, मतलब हम बता सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट में है। ठीक है। उसकी पोजीशन के बारे में बताने के लिए हम क्या बता रहे हैं, कौन से ऑर्बिट में है, कौन से ऑर्बिटल में है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन की एक तरीके से लोकेशन को फाइंड कर रहे हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। तो देखो होता क्या है, क्वांटम नंबर सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की नॉलेज बता रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है। समझ पा रहे हो ना। तो उसके बारे में ही हम क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। 4 टाइप की आपकी क्वांटम नंबर्स होती है। श्रोडिंजर ने 3 बताई थी, चौथी बाद में आई थी। वो सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। पहले आप सिंपली क्वांटम नंबर समझ लो क्या है। तो देखो, सेट ऑफ 4 नंबर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कंप्लीटली, मतलब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना, मतलब वही इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है। अब ये 4 तरह की होती है। पहली होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों ही हम समझने वाले हैं एक एक करके। बट पहले हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को समझेंगे। कि क्या कहा और क्या इसने प्रूव किया, क्या इक्वेशन आई थी। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखने के लिए भी कई बार आ जाता है, मतलब एक बार नहीं कई बार। ठीक। देखो होता क्या है, यहां पर 4 क्वांटम नंबर्स है। श्रोडिंजर ने 3 बताई थी, मैंने अभी बताई थी ना, एक नहीं बताई थी, कौन सी, स्पिन क्वांटम नंबर।
तो इसको आप अलग रख के चलो, एक बताई एन, एक बताई एल, एक बताई एम। एन आपकी होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल होती है आपकी एजीमुथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और एम होती है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो, साई कोरस्पॉन्ड टू एटॉमिक ऑर्बिटल। आप कहोगे साई क्या है, अभी बताता हूं मैं धीरे धीरे। और ये क्या है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ये आप समझ गए। अब देखो श्रोडिंगर ने क्या कहा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है। अब देखो, अगर वो वेव नेचर रखता है तो जो उसकी वेव फंक्शन भी होगा, उसका कोई वेव फंक्शन भी होगा। अगर वो वेव नेचर रखता है इस टाइप से, वेव ऐसे चलती है ना, तो यहां पर इसका जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होता है, साई। इसको बोलते हैं पी एस आई साई। ठीक है, और ये हमारा वेव फंक्शन होता है, क्या होता है, वेव फंक्शन। ठीक है, अब ये साई हमारा होता है वेव फंक्शन, और ये हमें तीन क्वांटम नंबर के बारे में बताता है, एन एल एम। एन एल एम। एस के बारे में नहीं बताता है, क्यों, वो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर को। पहले हम समझेंगे धीरे धीरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। स्पिन क्वांटम नंबर हमारे लास्ट में आता है। अब देखो, श्रोडिंगर ने जो वेव इक्वेशन दी जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपके पेपर में, वो मैं लिख देता हूँ एक बार। तो ये होता है डाउ स्क्वायर साई अपॉन डाउ एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर वही है, जैसे मैथ्स में आप एक्सिस पढ़ते हो ना, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो वैसे ही मैं डाउ एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ इस टाइप से। ये वैल्यूज है सिर्फ, आप ये मान के चलो। ठीक है, उसके बाद आता है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। आप कहोगे ये तो बहुत बड़ी इक्वेशन हो गई, साई इक्वल 0। एक बार इसको चेक करो, एक बार इसको चेक करो। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये सब है क्या। देखो ई तो आपकी यहाँ पर टोटल एनर्जी है, साई मैं बता चुका हूँ वेव फंक्शन है। ठीक है ना, एक्स वाई जेड हम लेके चल रहे हैं, और वी जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी तीन वैल्यूज आएगी। सपोज करो सॉल्व करके एक्स वाई जेड है ना, तीन वैल्यू आई, जैसे कि 1 2 0 कुछ इस टाइप से आई। तो अब ये क्या है, ये जो तीन वैल्यूज आई है ये हमारी क्या होगी, क्वांटम नंबर्स होगी। और कौन सी क्वांटम नंबर्स होगी, एन एल एम होगी। एस तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसने क्या नहीं बताया था, उसने क्या नहीं बताया, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में नहीं बताया था। तो ये थी हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, और इसने तीन क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था, एन एल एम। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं ऐसे लिखा है ना साई 1 2 0, तो आप मान के चलो कि ये क्या है, क्वांटम नंबर के बारे में बता रहा है, यानी हमें तीन क्वांटम नंबर पता है। क्या ना, ये समझ पा रहे हो ना। अब अगर साई स्क्वायर की बात करूं तो साई स्क्वायर आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये याद रखो, कई बार पूछ लेता है पेपर में। समझ पा रहे हो ना, धीरे धीरे समझोगे। अभी आपको ये लग रहा होगा क्या बता दिया, मतलब कुछ पहली बार देख रहे हैं। अरे तो फर्स्ट टाइम आपको ऐसे ही लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत अगर आपने पहले पढ़ा होगा या आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हो तो आपको समझ आएगा। या आप पहली बार भी पढ़ रहे हो, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते चलोगे तो आपको धीरे 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 समझ आने लगेगा। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वांटम नंबर्स की तरफ। देखो इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस नेग्लेजिबल है, इसमें से क्वेश्चंस आए ये बहुत मुश्किल है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में से इसमें से चांसेस कम होते हैं। क्वेश्चन ज्यादा किस में से आते हैं, क्वांटम नंबर्स में से। और उसके किस टाइप से, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसमें चार क्वांटम नंबर्स निकालने के लिए बोलेगा, या फिर तीन क्वांटम नंबर हो दे रखी होगी और एक मिसिंग होगी, चौथी आपको निकालनी पड़ेगी। या सेट दे देगा क्वांटम नंबर्स का और पूछेगा इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए हमें पहले एक एक करके बिल्कुल बेसिक से क्वांटम नंबर्स को सीखना पड़ेगा। क्वांटम नंबर्स होते क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, क्या तरीका होता है, ये सब हमें जानना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक से करना होगा। अब देखो यहां लिखा है SWE, मतलब वही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व टू गेट वैल्यूज ऑफ साई एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज।
ये तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हम इसमें क्या देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अ फंक्शन दैट कंटेन्स ऑल द डायनेमिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिस्टम। वही कि मतलब जो हमारा एक क्वांटम मैकेनिज्म है, यानी इस सिस्टम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब हमारा आता है मेन पार्ट, यहां से आपको जुड़ जाना है। यहां से अब जो एक घंटे भर जो क्लास चलने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके लिए आपको बिल्कुल आराम से देखना है, आराम से बैठ के आपको देखना है। आपको कुछ नहीं करना, बस समझते चलो धीरे धीरे। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, नील्स बोर, मतलब ये किसने दिया, नील्स बोर ने दिया। अब बोर के बारे में आप जानते भी हो, आप तो जानते ही हो, ठीक है। अब इसको छोड़ो, मेन मुझे इस पे ध्यान नहीं देना है, अभी मुझे ध्यान देना है कि इस पे एन पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे। अब जो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताता है ऑर्बिट के बारे में और शेल के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, और क्या उसका एनर्जी लेवल है, क्योंकि एन से आप एनर्जी लेवल पता कर सकते हो। ये बात तो मैंने आपको पहले बता रखी है। जैसे अगर कोई ग्राउंड स्टेट में है तो उसके लिए एन क्या होता है, 1। कोई अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो उसके लिए एन क्या होता है, 2। तो वही चीज हो गई। ये क्या बताएगा हमें, अबाउट शेल और ऑर्बिट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की कितनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ शेल के बारे में बता रहा है और ऑर्बिट के बारे में बता रहा है, इतना ध्यान रखो। और इसकी जो वैल्यूज होती है, अभी जो मैं बात करने वाला हूं, इसकी जो वैल्यूज होती है वो हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, जीरो में नहीं हो सकता। एग्जाम्पल दूं, ठीक है। जैसे सपोज करो लिखा है 2s, लिखा है 3p, तो यहाँ पे n क्या है, इसके लिए n इक्वल्स 2 होगा, इसके लिए n इक्वल्स 3 होगा। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, 1s2, 2s2, 2p6, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, 1s से। तो कभी भी 0s से स्टार्ट हुआ है नहीं। तो n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा होल नंबर होगी। और इसको हम फ्रैक्शन में कभी नहीं लिखते, कभी देखा है 1/2s2, 1/2 या फिर 3/2 p6, 3/2 p2, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ देखा है आपने कभी, देखा है, नहीं देखा ना। तो इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू जो होगी, आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर में होगा। यानी कि इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लेके चल सकते। तो ये एक बात हो गई, और ये हमें बताता है एनर्जी लेवल के बारे में और शेल के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, ठीक। सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर कह लो या सब्सिडरी क्वांटम नंबर कह लो, एक ही बात है। ये हमें किसके बारे में बताएगा, जल्दी से बताओ। ये हमें बताएगा सब शेल के बारे में। अब वो कैसे, आप कहोगे ये कैसे होगा पॉसिबल। अरे सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यूज पहले से निश्चित होती है हर ऑर्बिटल के लिए, हर। अब आप कहोगे कि कैसे होती है निश्चित, एस के लिए क्या होती है, पी के लिए क्या होती है, डी के लिए क्या होती है, एफ के लिए क्या होती है, कैसे निश्चित होती है। देखो इसको याद करने के लिए मेरे पास ट्रिक भी है, इसको याद करने के लिए मेरे पास ट्रिक भी है। कैसी, एल की वैल्यू आपको बतानी है, सपोज करो। या यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है, रुको दूसरा पेज ले लेते हैं, हाँ। ये सपोज करो मुझे एल की वैल्यू बतानी है, ठीक, क्या होगा, ठीक। यहाँ पर है एस, इधर मैंने लिखा पी, इधर मैंने लिखा डी, और इधर मैंने लिख दिया एफ, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक भी नहीं कहेंगे, ये याद करने का तरीका भी है। अब देखो, एस के लिए एल की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि मेरी एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगी 0, और इसके लिए मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा 1, और डी के लिए हो जाएगा 2, एफ के लिए हो जाएगा 3। अब सिंपल था, पहले आप लिख दो एस पी डी एफ, ठीक है, लिख दिया लाइन से। अब एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके एफ तक लिख दो। जैसे 0 के बाद क्या है, 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। तो इससे मुझे एक चीज का आइडिया हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसके शब्दशैल के बारे में हम पता कर सकते हैं, कैसे। अब जैसे सपोज करो यहाँ लिखा है 2s, अब इसके लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
एन की वैल्यू क्या हो गई 2। तो मुझे दो क्वांटम नंबर निकालना तो आ गया, मुझे दो क्वांटम नंबर निकालना तो आ गया, ये बात तो क्लियर हो गई। अब ऐसे लिखा है, सपोज करो 5p, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी पी के लिए 1 यहां से देख के, और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 के, पी के पहले क्या लिखा है 5, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आएगी 5। ठीक है, तो दो क्वांटम नंबर निकालनी मैंने सीख ली है, और ये हमें बताता है किसके बारे में, सब शेल के बारे में बताता है। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल इक्वल्स टू 0 to n-1। हाँ, ये भी आप याद कर सकते हो कि ये कहां से कहां तक चलता है, 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक हो सकता है। अब आप कहोगे कैसे हो सकता है, चलो एक एक मान के चलते हैं। जैसे यहां पर n की वैल्यू मैंने ले ली 3, क्या ले ली 3। अब l की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, l की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 0 to 3 - 1 2, 0 to 3 - 1 यानी 2। अब यानी कि इसके लिए l की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3p का, 3p का। ठीक है, तो 3p में n की वैल्यू क्या है 3 है, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हो गया ना मेरा काम, हो गया। देखो 3 वाला ही माना मैंने 3p, इसमें n की वैल्यू 3 ही है, और p की वैल्यू क्या आती है l के लिए, वो l की वैल्यू क्या आती है p के लिए 1 आती है, तो मैंने वही तो बोला 0 to 2 है ना। अब ऐसी ले लो n=2 पे, n=2 पे, जैसे सपोज करो मैं 2s मान रहा हूँ या 2p मान रहा हूँ, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अब ये कहां से कहां तक होगी l की वैल्यू इसके लिए 0 to 1 होगी। ठीक है, 0 to 2 - 1 यानी 1 होगी। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, n की वैल्यू 2 है, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो l की वैल्यू क्या हो जाएगी s के लिए 0। और अगर मैं 2p लेता, अगर मैं 2p लेता तो भी आ जाती, कैसे, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, सही है, और l की वैल्यू क्या आएगी p के लिए 1, तो वही हो गई ना 0 to 1। तो ऐसे भी मैं निकाल सकता हूँ, बट मेरे को लगता है सबसे बेस्ट तरीका वही है कि आप कोई भी क्वेश्चन देखो, आपको n की वैल्यू उसी से पता चल जाएगी, और l की वैल्यू आप, सब शेल की वैल्यू आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑर्बिटल है, ठीक है, उससे आप निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा हम एस पी डी एफ के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम एस पी डी एफ के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, अब ऑर्बिटल हमारे चार टाइप के होते हैं वैसे, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। अब इन सब के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक पार्ट, थोड़ा थोड़ा बेसिक पार्ट सबके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा आपको पता होगा इसके बारे में कि जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सही बात है। और इसकी शेप क्या होती है, ये मैं एस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है, ऐसी अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं, तो पी ऑर्बिटल में तीन ऑर्बिट होते हैं, जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जैसे इस वाले में मैं देखूं तो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6, तो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना। ठीक है, हमें मैक्सिमम देखने होते हैं। और इसकी शेप क्या होती है पी की, डम्बलाकार, जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए अभी पहले आप एस और पी को समझो। ठीक है, इसको आप एक बार चेक करो। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट हमारा आता है वही शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप मैं आपको बता चुका हूँ एस और पी की। अब डी की क्या होती है, डबल डमलाकार होती है, वहां जगह नहीं थी इसलिए मैं बता नहीं पाया। जैसे आपने पी बनाया ना, वैसे ही आप डबल डमलाकार बना दोगे, एक और पी ऑर्बिटल जैसा यहाँ पर बनाओगे तो आपका डी सबशेल बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये इसकी शेप पूछने का नहीं आता, ये आपको याद रखना होता है, आपको याद रखना होता है। और एफ, एफ रह गया ना, एफ का मैं बताऊं उसका कॉम्प्लेक्स शेप होती है, ठीक है, तो उसको बनाने की आपको जरूरत नहीं है।
आपको सिर्फ एस पी डी एफ याद करना है। आपको क्या याद रखना है? एस पी डी एफ, वो एस पी डी बस, एफ के लिए कॉम्प्लेक्स है, तो एस पी डी आप याद रख लो। अब एस में तो ठीक है, एस में तो ठीक है, इसकी शेप ऐसी हो गई। अब पी में क्या होता है? पी में 3 ऑर्बिट है, पी में 3 ऑर्बिट है, एस में 1 ऑर्बिट था, पी में 3 ऑर्बिट है और डी में 5 ऑर्बिट है कि नहीं? अब देखो होगा क्या यहाँ पर, पी ऑर्बिटल को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ऐसी यहाँ पर डी को डिवाइड करते हैं 5 पार्ट में, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप यही देख लो, सबशेल रिप्रेजेंटेशन आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही। जैसे एन की वैल्यू 1 है तो एल क्या हो सकता है? 0। वही 0 to n-1 जो चलता है उसी से निकाल रहे हैं। जैसे 1 ऐसा है, इसके लिए एल 1 ही होगा, और 1 लिखा है तो इसके लिए n 1 होगा। अब ऐसे सेकंड वाले में क्या आ सकता है? 2s भी आ सकता है, 2p भी आ सकता है, 2d नहीं हो सकता। ठीक है, 2s और 2p होगा, 2f भी नहीं हो सकता। d 3 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होगी? 0 to 2 - 1 यानी 0 to 1, तो ये 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। अब ऐसी यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है? 3, तो 3 से हो जाएगा 0 to 2 यानी 0 1 2, कब हो सकता है? 3s 3p 3d के लिए हो सकता है ना। अब ऐसी n की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं तो क्या हो जाएगा? 0 to 3, 4s 4p 4d 4f। ये 4 से आपका 4f भी स्टार्ट हो जाता है, 3 से आपका d स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता होगा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है। और अभी थोड़ी देर पहले हम शायद यही तो देख रहे थे, कहाँ पर था वो? हाँ, यहाँ पर देख रहे थे ना। तो अभी थोड़ी देर पहले हम यही सब चीजें तो चेक कर रहे थे, और क्या चेक कर रहे थे? ठीक है ना, कि अगर n की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या होगा? 2s 2p पे। अगर n की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या होगा? जैसे मैंने 3p का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे 3s भी तो हो सकता है, 3d भी तो हो सकता है। तो हर एक वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे 3s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 3 ही है तीनों केस में, और d के लिए क्या हो जाएगी? l की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 0 to 2 तीन वैल्यूज आई, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हम ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर को देखने से पहले। तो एस ऑर्बिटल के बारे में आपको समझ आ गया, शेप कैसी है? स्फेरिकल है, और ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इसमें से नहीं पूछा जाएगा, ये मैं पहले ही बता दूं। पी ऑर्बिटल को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मैंने बताया, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ये एक्सिस के अलोंग ही मान सकते हो। अगर आपने थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो आप इसको समझ पाओगे कि पी एक्स पी वाई पी जेड क्या है। देखो सिंपल सी बात है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है और एक जेड एक्सिस के अलोंग है। इसी टाइप से आप देख सकते हो ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया। जैसे यहाँ पर देखो, पी जेड पी वाई देख के भी समझ आ रहा है, और यहाँ पर पी एक्स के लिए देखोगे आप, तो बस क्या किया, एक्सिस के अलोंग ही हम चेक कर रहे हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। और हर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको क्लियर किया। इसको बहुत ज्यादा बेसिक में आपको नहीं जाना है, बहुत ज्यादा बेसिक में आपको नहीं जाना है, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ इतना भी पता है ना कि ये 3 पार्ट में, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो उसका काम चल जाएगा। अब आते हैं डी ऑर्बिटल में। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखो इसको कैसे नापते हैं, जो हमारे डंबल शेप्ड होता है। देखो, डी एक्स जेड का मतलब क्या है, डी एक्स वाई का मतलब क्या है, डी जेड एक्स का मतलब क्या है? इसको समझने के लिए सिंपल सी चीज है, आपको बस पता होना चाहिए कौन किसके अलोंग है। मतलब ये समझ लो कि डी वाई जेड लिखा है, इसका मतलब वो वाई जेड प्लेन में है ना। और डी एक्स वाई लिखा है यानी वो एक्स वाई प्लेन में है। डी जेड एक्स लिखा है यानी वो जेड एक्स प्लेन में है। डी जेड स्क्वायर लिखा है तो क्या है, यानी उसके लॉब किस में है? जेड डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस पे है। और अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है तो उसके लॉब्स किससे है? एक्स वाई प्लेन से जा रहे हैं। अब इसको बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। अगर आप जेई के स्टूडेंट होते तो मैं आपको कहता इसको बहुत बेसिक से पढ़ो, क्योंकि आप मैथ्स नहीं पढ़ते हो इतना ज्यादा, तो आपको इतना ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि कौन से एक्सियल डी ऑर्बिटल है, कौन से नॉन एक्सियल है। तो नॉन एक्सियल आपके हो जाते हैं मेरे हिसाब से डी एक्स वाई,
डी एक्स जेड और डी जेड वाई, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके नॉन एक्सियल हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड। ठीक, और एक्सियल कौन से हो जाएंगे, एक्सियल हो जाएंगे डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप याद भी कर सकते हो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो तो। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिमेंबर रखने वाला पार्ट है ये, इसमें से क्वेश्चन आता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया था, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब एस जिसमें एक ही ऑर्बिट होता है उसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं पी की, जिसमें आपको 3 बॉक्सेस देखने को मिले थे, अभी मैंने दिखाया था, हर एक बॉक्स में मैंने 2 2 इलेक्ट्रॉन रखे, कितने आए थे, 6 आए थे, 6 रखे थे। और डी में कितने होते हैं, डी और एफ का मैं आपको अभी बता देता हूँ, पी के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो एस में तो एक ही ऑर्बिट होता है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी का भी मैं आपको बता चुका हूं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब डी और एफ देखो, डी ऑर्बिटल की बात करूं तो इसमें 5 बॉक्स होते हैं इस टाइप से। ठीक है, और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे। तो डी में कितने आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऐसी एफ ऑर्बिटल जो होता है हमारा, एफ ऑर्बिटल, ये याद रखना है सबको, और सबको अच्छे से पढ़ना है ये वाला। इसमें ये थोड़ा बड़ा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन डालो, इसमें 7 बॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइप से आप याद रख लो अगर आप फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हो। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 है, हर एक में 2 है, तो 7 2 जा 14। ठीक है, क्लियर है, तो ये आप याद कर लो पहले ही। एस का तो आपको पता ही है कि उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिंपल सी बात है। पी का भी आपको पता ही है, उसमें कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल की वैल्यू आप निकालना जानते हो, एस के लिए आपको पता है, पी के लिए आपको पता है, डी के लिए आपको पता है, एफ के लिए आपको पता है। ठीक है, एल की वैल्यू तो आपको पता ही है तीनों के लिए। ये तो नहीं भी लिखा होता तो आप वैसे, ये तो आप आंख बंद करके बता दोगे। ये तो आपकी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं आपसे पूछूं झट की, एफ के लिए एल की वैल्यू बताओ तो आप सीधा बोलो 3, डी के लिए बताओ 2, ये तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। और ये भी कि एस में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, 2, पी में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, 6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14। तो ये आपको ऐसे आना चाहिए। चलो अब बहुत हो गया है, एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा है। इलेक्ट्रॉन्स पूछे होते तो ये अलग केस होता। अब अगर मुझसे टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पूछा है फोर्थ एनर्जी लेवल में, यानी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। प्रिंसिपल क्वांटा नंबर का आइडिया मिल गया है मेरे को कि एन की वैल्यू 4 है। तो क्या मैं इससे टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बता पाऊंगा, मुझे लगता है बता पाऊंगा। कैसे, 4 का मतलब है कि यहाँ 4s भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है, 4f भी हो सकता है। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, हो सकता है 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है और 4f भी होता है, चारों ही हो सकते हैं ऑर्बिटल। अब हर एक में कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं ये बताओ, एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होते हैं जिसमें हम 2 2 इलेक्ट्रॉन भरते थे, तो एस में तो एक ही होता है और उस एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में 3 होते हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 5 होते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एफ में 7 होते हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इन सबको ऐड कर दो, कितना हो गया, 4 और 5 9 और प्लस 7 16। बस ये आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था देखो। अब कुछ इसके लिए फॉर्मूला भी रटवाते हैं, फॉर्मूला याद कराते हैं। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए फॉर्मूला होता है एटॉमिक ऑर्बिटल निकालने के लिए, उससे भी आप कर सकते हो अगर चाहो तो। फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। तो यहाँ पर एन की वैल्यू थी 4, 4 का स्क्वायर करते 16 आ जाता। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे, ऐसे भी आप निकाल सकते थे। ये सेकंड मेथड है आपका, ये आपका सेकंड मेथड है। आप जिस मेथड से चाहो इसको सॉल्व कर सकते हो, जिस भी मेथड से चाहो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, सिंपली आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो। ठीक है, एक बार इसको देखो क्वेश्चन को।
समझ पा रहे हो ना। नेक्स्ट आता है, अच्छा स्पिन से पहले मैग्नेटिक समझना होगा। मैग्नेटिक मैंने छोड़ रखा था अभी, मैग्नेटिक भी बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है जो कि हमारा बताता है ऑर्बिट के बारे में। अभी तक आपने देखा एस, पी, डी, एफ, सभी में हम नंबर ऑफ सबशेल्स निकालने के लिए एल का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? एल का यूज करते थे। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, करते तो थे। अब हम एल की ही वैल्यू से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिससे हमें ऑर्बिटल की वैल्यू पता चल जाए, जिसमें हमें ऑर्बिटल के बारे में पता चल जाए। जैसे कि सपोज करो लिखा है 2p, क्या लिखा है? 2p। अब p में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं ये बताओ। p में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं ये बताओ। तो आप एक तो है कि चेक करो, एक है कि आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से चेक करो। जैसे इसका l की वैल्यू क्या होती है p के लिए? 1 होती है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं जो आप याद कर लो। m का फॉर्मूला होता है -L2 + L। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है -L2 + L? अरे सिंपल सी बात है, जो भी एल की वैल्यू है उसको आप माइनस से प्लस एल तक लिखो। बीच में जीरो भी आएगा, जीरो सहित लिखना है, ऐसा नहीं कि जीरो को छोड़ दोगे। जैसे यहाँ एल की वैल्यू क्या थी? 1, तो इसको हम लिखेंगे -1 2 + 1, यानी कि -1 0 + 1। कितनी वैल्यू हुई टोटल? 3। और आप देख लो कितने ऑर्बिटल होते हैं पी में? 3 ही होते हैं, और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यानी इसने इन्फॉर्मेशन सही दी ना। अब एक और दिखाऊं, L = 2 वाला देखें, 3d। इसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2। और ये भी बता रखा है, एन की वैल्यू भी बता सकते हो। एन की वैल्यू क्या है? 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दो मैंने निकाल दी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल। अब मैग्नेटिक अपने आप निकल जाएगी। कैसे? इसकी वैल्यू होगी -2 से +2, -L2 + L चलती है ना। अब -2 से +2 के बीच में कितनी वैल्यूज हो जाएगी? -2 -1 0 1 और 2, यानी 5 वैल्यूज है टोटल। तो इसमें कितने ऑर्बिटल है? 5। क्या चेक कर लो, डी में 5 ऑर्बिटल ही तो आते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसी एफ का चेक करते हैं, एफ का ले लेते हैं एक 4f। इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं? L3 और N4। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी m की यहाँ पर? -32 + 3, -32 + 3, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3। कितनी वैल्यू आई टोटल? चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 वैल्यूज हो सकती है। टोटल 7 वैल्यूज आ सकती है इसकी। ध्यान रखो हमेशा, बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे आपको L = 2 का एग्जांपल दिया था, वो भी मैंने आपको दे दिया। मैंने आपको L = 3 का भी एग्जांपल दे दिया, L = 1 का भी एग्जांपल दे दिया। अब जीरो का मत मांगना, है ना। जीरो का मत मांगना, क्योंकि जीरो में फिर वो जीरो ही हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। क्योंकि 0 टू वो -L2 + L चल रहा है, अब जीरो आ गया तो जीरो ही रहेगा ना। फिर तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको समझो एक बार। तो किसी भी क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो ना। अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं निकाल पाओगे। अब देखो, अब आ जाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। फिर हम चारों को मिला के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ही तरफ चलेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है? स्पिन, स्पिन से मतलब वही आ गया ना, लट्टू स्पिन करने वाला। वैसे आप बचपन में खेलते भी होगे बेब्लेड। बेब्लेड खेला है आपने? जिसको वो ऐसे करके मतलब लगाते थे चेन उसकी, उसको ऐसे खींचते थे तो वो एकदम घूमता था तेजी से, वो स्पिन करता था, जो लट्टू छोटा सा आता था। अब ऐसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बताऊं ना, तो इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है। इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है, लेकिन करता कैसे है? हम्म, वही हमें पढ़ना है। अब देखो, अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताना हो कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके लिए हम स्पिन क्वांटम नंबर यूज करते हैं। और एक चीज और है इसके लिए फेमस, कि इसको शॉर्डिंजर्स ने नहीं बताया था। इसको शॉर्डिंजर्स ने नहीं बताया था, उसने क्या बताया था? NLM, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इजी मुत्थल क्वांटम नंबर, और तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस वाली क्वांटम नंबर को उसने नहीं बताया था।
ये वाली बाद में आई थी, ठीक है। और इसको प्रपोज किया था जॉर्ज उलेनबैक ने एंड उसके बाद सैम्यूल गॉडस्मिथ ने। लेफ्ट राइट, ठीक, बढ़िया एकदम। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसको निकालते कैसे हैं। अब देखो, जैसे किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इस टाइप से लिखते हैं ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ तीर का निशाना। आपने कभी सोचा इसको ऐसे क्यों लिखता है, इसको ऐसी क्यों नहीं लिख देते, या इसको ऐसी क्यों नहीं लिख देते दोनों साइड में, ऐसे क्यों नहीं लिखते और ऐसे ही क्यों लिखते हैं, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये सही क्यों है। अब आपने कभी ये चीज सोची, कभी इस पे ध्यान लगाया कि ऐसे ही क्यों लिखते हैं हम, ऐसे क्यों नहीं लिखते कि दोनों को नीचे की तरफ लगा दे, ऐसे क्यों नहीं लिखते कि दोनों को ऊपर की तरफ लगा दे। सिंपल सी बात है, देखो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर देखो इस टाइप से लिखा है, इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी इसको लिखते हैं हम प्लस हाफ। और अगर इस टाइप से लिखा है, इसको हम लिखते हैं माइनस हाफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। किसी एक को आप क्लॉकवाइज मान लो, किसी एक को एंटी क्लॉकवाइज मान लो, किसी एक को क्लॉकवाइज मान लो, एक किसी एक को एंटी क्लॉकवाइज मान लो, सिंपल। तो एस की वैल्यू दो होती है इसमें, एक होती है प्लस हाफ और एक होती है माइनस हाफ। सिंपल है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ दिख रहा है उसको आप प्लस हाफ मान लो, इस वाले को माइनस हाफ मान लो, बस इतना सही तो समझना है। इतना मान लेने में क्या ही दिक्कत है, ठीक है। जल्दी बोलो, समझ आ रहा है। यानी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर बता सकते हो, इजीली बता सकते हो। दो ही वैल्यू होती है बस, प्लस हाफ या तो माइनस हाफ, ठीक है। आगे बढ़े। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, क्योंकि क्वांटम नंबर्स के, तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है कि आपको पढ़ने से नहीं होगी, एग्जाम्पल से नहीं होगी क्लियर। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक वो चीज क्लियर हो ही नहीं सकती। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। इसमें पूछा गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स वैल्यू एज 4। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसमें देखो एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमें पकड़ने वाली चीज क्या है कि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको एक वैल्यू पता है, एक क्वांटम नंबर वैल्यू पता है, और निकालने क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने वही बताया ना कि इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो यानी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन पता है तो मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो मैं इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, दे सकता हूँ ना, बिल्कुल दे सकता हूँ। एन की वैल्यू जैसे यहाँ पर है 4, एन की वैल्यू है यहाँ पर 4, और मुझे निकालने क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कैसे निकालूंगा, देखो एक तो इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, पर मैं फॉर्मूले से नहीं, मैं पहले आपको ऐसे ही समझाता हूँ पूरे तरीके से, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, एन की वैल्यू 4 है, यानी इसमें क्या क्या बन सकता है, 4s बन सकता है, 4p बन सकता है, 4d बन सकता है और 4f भी बन सकता है। ये चारों बन सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, और दो ही होते थे। p में इस टाइप से, और हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन। d में इसमें 5 ऑर्बिटल और 10 इलेक्ट्रॉन टोटल। ऐसी एफ में बात करूं तो ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, टोटल कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 14, यहाँ पे 10, यहाँ पर 6, यहाँ पे 2। अब इन सबको ऐड करो, 2 + 6 + 14 + 10 कितना आया, टोटल कितने आ गए, 8 और 10 18 और 14 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर इसका हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे चेक किया, पहले हमने देखा एन की वैल्यू क्या है,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन थी, उसके बेसिस पे हमने देखा कि इसमें क्या क्या बन सकते हैं, 4s 4p 4d 4f। अब इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं टोटल, वो हमने देख लिया। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल पता है तो फॉर्मूला होता है 2n²। अब 2n² में वैल्यूज रखो, n की वैल्यू 4 है, तो 2 × 4 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 2 × 16 32। और ऐसे भी तो 32 इलेक्ट्रॉन्स ही आए ना, तो दोनों मैच कर रहे हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे अगर आपको फॉर्मूला याद करना है आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे लिख के करना है आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना, ये आपके ऊपर है, दोनों ही तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट आपका आता है ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, लगातार आते हैं, और यही टाइप के क्वेश्चन है जो बच्चे छोड़ के आते हैं, गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पर अरेंजमेंट चेक करनी है, अरेंजमेंट ही चेक करनी है कि कौन सही है कौन गलत है, इसमें भी वो गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है, सिंपल सी बात ये है। ये यहाँ से है ये क्वेश्चन, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन। ठीक है, जैसे पहला वाला अगर मैं देखूं तो एन की वैल्यू गिवन है 5, एल की वैल्यू गिवन है 3, एम की वैल्यू है 0, एस की वैल्यू है +½ ठीक है। अब देखो 5, एल की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा एफ। 5f पॉसिबल है। तो यहां से तो मुझे सिर्फ ये चीज चेक करनी थी कि पॉसिबल है कि नहीं। मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो सकता है, हो सकता है, -3 2 +3 कुछ भी आ सकता है। एस की वैल्यू +½ हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसको मैं ओके करता हूँ। बी ऑप्शन पे आते हैं, एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 3 और एस की वैल्यू -½ ठीक है। अब ध्यान से देखना, 3 और एल की वैल्यू 2 का मतलब है डी। तो यहां तक तो ठीक है कि 3D पॉसिबल है, 3D पॉसिबल है। अब एम की वैल्यू चेक करो, एम होता है आपका -L2 + L। क्या ये पॉसिबल है कि इसकी वैल्यू 3 आ जाए? क्या ये, अच्छा -3 है, हाँ तब भी -3 आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? जल्दी बताओ, चेक करके बताओ जल्दी से कि क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। सिंपल सी बात है, एल एम की वैल्यू एल पे डिपेंड करती है, -L2 + L जाती है, तो यहां पर क्या होगा, ये -2 से +2 पे जाएगी, यानी वैल्यूज होगी -2 -1 0 +1 और +2। तो क्या ये -3 जा रही है? नहीं जा रही, यहाँ कहीं भी -3 दिख रहा है? नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ये पॉसिबल है? नहीं। तो ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि मुझसे पूछा था कि कौन सी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी चेक करो, बाकी सारी भी आप चेक कर लो एक बार। ठीक है, इजी क्वेश्चन है अगर आप करना चाहो। ठीक है, उसके बाद अब हम एक और टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं। ये भी थोड़ा सा आ जाता है कभी कभी, ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी मैंने रखा है। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान आपको बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला आप याद करके जाना। कम से कम कुछ नहीं तो फॉर्मूला याद रहेगा, तो कम से कम आप कर लोगे। ये वाला जो मैग्नेटिक मूवमेंट वाला केस है ना, ये आपको क्लास 12th में भी देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप पढ़ोगे। ठीक है, वहां तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ क्लास 11th में इसमें से क्वेश्चन आए, वो थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल है, लेकिन आपको मैं फिर भी करवा रहा हूँ। आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी पूरी रहे। क्योंकि मैं चाहता हूँ हर बच्चा जब भी तैयारी कर रहा है, और अगर वो मेहनत से कर रहा है ना, तो उसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। उसकी तैयारी ये होनी चाहिए कि उसको सब कुछ आता हो, उसको सब कुछ आता हो। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व कराता हूँ, आपको टाइम देता हूँ। आपका फर्ज बनता है कि आप पॉज करो, आप खुद सॉल्व करो। ठीक है ना। अब आप कितना मान रहे हो, कितना कर रहे हो,
आप मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, क्योंकि लाइव सेशन भी नहीं है, एक तरीके से रिकॉर्डिंग लेक्चर्स है। तो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। लाइव तो मैं देख सकता हूँ कि ये क्या कर रहा है सामने बैठा, क्लासरूम में मैं देख सकता हूँ, बट यहाँ पर वो वाली चीज नहीं है, मिसिंग है। तो वो थोड़ा सा आपको भी समझना होगा, थोड़े से समझदार आपको बनना पड़ेगा समय के साथ। वैसे भी आप काफी ज्यादा समझदार हो भी गए होंगे क्लास 11th में अगर आप आ गए हो, और अगर आप क्लास 12th में भी ये वीडियो देख रहे हो या ड्रॉपर्स में भी देख रहे हो तो आप और ज्यादा होगे। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी देखना होगा ना, क्योंकि देखो पेपर आपका है, तैयारी आप कर रहे हो, पढ़ आप अब खुद के ले रहे हो, डॉक्टर आपको बनना है, किसी और को तो बनना नहीं है। सपना आपने देखा है तो मेहनत करने की बारी किसकी है? आपकी है। और अगर अभी मेहनत कर लोगे ना, अगर इस एज में मेहनत कर लोगे, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा कि आगे जाके लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, नहीं होगी, मुश्किल ही होगी हमेशा समय के साथ में। ठीक है ना? आपको लगता है 25 के बाद आसान हो जाएगी, नहीं होगी, उसके बाद भी मुश्किल रहेगी, 30 के बाद हो जाएगी, नहीं होगी, 40 के बाद हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर कह देता हूँ, अगर आप अभी पढ़ लोगे, अभी तैयारी कर लोगे, तो आपको हिम्मत बहुत मिलेगी और आपको आदत हो जाएगी आगे के चैलेंजेस झेलने के लिए। क्योंकि अगर आप शुरू से मेहनती रहोगे तो आपको आगे चल के भी मेहनत करनी पड़े तो दिक्कत नहीं। दिक्कत किसको आती है? आलसी इंसान को, जो मेहनत नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना तो चाहता नहीं है। और अगर वो पढ़ना चाहता नहीं है और हम जबरदस्ती उसको कह रहे हैं कि पढ़ पढ़ पढ़, तो क्या होगा? आपको पता है ये पानी को बहने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर मैं अपने हाथ में पानी को बांध लूं और सोचूं कि ये मेरे हाथ में ही रहे, बाहर ना निकले, क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या पानी मेरे हाथ में रुका रहेगा हमेशा? थोड़ी देर बाद ही क्या होगा, थोड़ी क्या, मुझे लगता है मिनट्स में ही क्या होगा, वो पानी बाहर निकलेगा हाथ से। हो सकता है फ्लो इतना तेज रहे कि वो सेकंड्स भी ना रुके, है ना? तो बात क्या है कि आपको जबरदस्ती कोई नहीं पढ़ा सकता, सिर्फ कह सकता है। पढ़ना किसको है? आपको पढ़ना है। और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अभी से मेहनत की आदत डाल लो, क्योंकि अगर आप डॉक्टर बन गए, हो सकता है कई बार रात को भी पेशेंट्स का कॉल आए, हो सकता है रात को भी इमरजेंसी आ जाए तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इलाज के लिए मना नहीं कर सकते। आप इलाज के लिए मना नहीं कर सकते। इवन दो मैं आई एम अ टीचर, मैं क्या है कि अपर मेरे को क्लास शेड्यूल करनी है तो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो लाइबिलिटी है कि मैं चाहूँ तो क्लास 1 की जगह 2 बजे ले सकता हूँ। मैं ये चीज कर सकता हूँ किसी भी केस में, आप नहीं कर सकते, आपके लिए कोई इमरजेंसी नहीं है। नो मैटर आप लीव पे हो किसी पे भी हो, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी आती है, आपकी जरूरत है और आपको इलाज करना है, आप मना नहीं कर सकते। तो आपको तो अभी से मेहनत की आदत डालनी होगी, वरना कैसे चलेगा? ठीक है ना? तो पढ़ाई करो। देखो, बहुत देर हो गई बात करते हुए, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हमारा लास्ट टॉपिक बचा है ये शायद, इसके बाद एक और है बस, बस 2 टॉपिक और, बस फिर खत्म, और ज्यादा इस क्लास को नहीं खींचेंगे। तो हमारा टॉपिक है स्पिन क्वांटम, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। अब स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? म्यू अंडर द रूट एन इंटू n+2, ये फॉर्मूला याद कर लो सब। और n हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पहले ये समझाओ। तो ठीक है, मैं आपको ये समझा देता हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है। बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है इस चीज पे, स्पेस चाहिए होगा थोड़ा सा। ये फॉर्मूला तो यहाँ भी लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो स्पेस मिल गया अपने को, यहाँ बता देते हैं। पेन चेंज, हाँ वाइट वाइट, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ इस टाइप से, मैंने सपोज करो डी ऑर्बिटल में इस टाइप से पेयरिंग की, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 3। अब आप कहोगे 3 है और 2 बॉक्स खाली है, बट मुझे यहाँ पर ये देखना है कितने पेयर्ड हैं कितने नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी पेयर्ड दिख रहा है? पेयर्ड का मतलब ये होता है, देखो, मतलब जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हो। जैसे एस में दोनों आ रहे हैं, अगर एस में सिर्फ एक ही आ रहा है, जैसे 1s1 हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसी मैं लूं नाइट्रोजन के लिए, सपोज करो नाइट्रोजन का क्या होता है? 7।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर भी कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 3, पी सब शेल वाले में यानी 2p वाले में। यानी कि ये कंप्लीटली नहीं है ना, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 3। अब एक और पूछूं आपसे, ये डी हो गया। अब इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। पेयरिंग नहीं हुई हुई है किसी में भी पेयरिंग नहीं हुई हुई है। पेयरिंग मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं, पेयरिंग किसी में भी नहीं हुई हुई है, तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 5। आपने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई हुई है, पांचों इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगल सिंगल है, तो यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड मतलब उनकी पेयरिंग नहीं हुई हुई है। ऐसी एक और देखो, पी है, सपोज करो पी सब शेल में ऐसे लिखा है, तो अब यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पहले वाला तो पेयर्ड है, पहले वाला तो पेयर्ड है, दिख भी रहा है, देख के भी पता चल रहा है। बाकी के दोनों नहीं है, तो ये क्या है, अनपेयर्ड है, तो यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही मैं सबके लिए निकाल सकता हूँ, ऐसे ही मैं सबके लिए निकाल सकता हूँ ना। और जब मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, वो फॉर्मूला मैं यहाँ रख दूंगा। जैसे अगर मुझे n=2 के लिए, इसके लिए ही देखना हो, इसके लिए मुझे निकालना हो एंगुलर ये मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या कर देंगे, √2 इंटू 2 + 2 कितना हुआ, 2 × 4 यानी कि √8। और इसको लिखते हैं बैरोमीटर यानी bm में, √8। अगर आपको रूट निकालना आता है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको रूट निकालना आता है तो आप निकाल सकते हो। जैसे अगर √8 की मैं बात करूं ना, तो आपको पता ही होगा √8 किसके पास होता है, सबसे नियरेस्ट किसके है, √9 के, और √9 होता है 3। तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग 2.8 2.9 होगी, 3 तो हो नहीं सकती। तो इसकी वैल्यू आप याद ऐसे कर सकते हो, ये 2.8 टू 2.9 bm आएगा कुछ, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो। नहीं तो आप ना, मैं क्या बताऊं आपको, एग्जाम एक तरीका बताऊं, एग्जाम से पहले आप क्या करना, आपको पता है कि √8 की वैल्यू याद करनी है, एक √15 की याद करनी है। क्यों, क्योंकि अगर आप 3 लेके चलोगे ना, तो √15 आएगा यहाँ पे, चेक करो, √3 इंटू 3 + 2, तो √3 इंटू 5 तो यानी √15 आ गया। ऐसी 4 लेके चलता तो क्या आता, √4 इंटू 4 + 2 कितना आता, 4 × 6 √24। तो ये सब की वैल्यूज आप याद कर लो। और 5 पे क्या आ जाएगा, √5 इंटू 5 + 2, तो √35 आ जाता, ठीक है ना। √6 के लिए क्या आ जाता है ऐसी, √6 इंटू 6 + 2 कितना आ जाएगा, √48। तो अप टू 48 तक ये आप लर्न कर सकते हो। आप लर्न करके चलोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। ये आपको पता है 2.8 टू 2.9 आएगा, ये आपका लगभग 3.9 के आसपास आ जाएगा। और ये √24 5 के पास है, तो ये भी 4.8 या 4.9 आएगा लगभग, ठीक है। √35 6 के पास है, तो ये 5.9 के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ऐसे आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हर कोई जिसके नियरेस्ट रूट के पास है, उससे आप वैल्यू का पता लगा सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी है तो आप पेपर से पहले याद करके चले जाना, ठीक। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन में कह रहा है द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द एटम विद एटॉमिक नंबर 7 आर। अब देखो, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है मुझसे और एटॉमिक नंबर 7। अब एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है, आपको पता होगा, नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p3। बताओ होगी कि नहीं होगी, यही होगी ना। और इसका अगर मैं ऑर्बिटल में रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो इस टाइप से होगी, ठीक है। कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 3 ही है। सिंपल सी बात है यार, ये तो वैसे भी देख के पता चल रहा है, 3 है, n = 3। अच्छा हाँ, अगर 3 दिया है तो सबसे पहले ऐसे ही भरते हैं, पहले
सिंगल सिंगल भरेंगे, फिर 4 दिए होते तो इसमें आता चौथा, 5वां इसमें आता, छठा इसमें आता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लो। अंडर द रूट क्या फॉर्मूला होता था, n × n+2। कितना हो जाएगा, 3 × 3 + 2, यानी √3 × 5 √15 आ गया आंसर। बताओ, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप, 3.9 समथिंग आएगा, वो आप देख लो कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब लास्ट चीज मैं आपको एक ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। वैसे आपको मैं ऑर्बिट ऑर्बिटल समझा चुका हूँ। ऑर्बिट क्या होता है आपका, वो ऑर्बिट वो होता है जिसमें क्या है, न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसी सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और ये मैं आपको बोहर के पोस्टुलेट में भी बता चुका हूँ, फर्स्ट पोस्टुलेट में, कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करता है। सर्कुलर पाथ में क्या करता है, ऑर्बिट करता है, उसी को तो ऑर्बिट कहते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं nth ऑर्बिट में, उसका फॉर्मूला भी बता रखा होगा यहाँ पे। हाँ, वो होता है 2n²। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने होते हैं, उसके लिए n² होता है। उसमें बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स का भी पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन भी किया था अभी हमने, मैं आपको दिखाता हूँ इसी पे बेस्ड। किधर है किधर है किधर है, ये रहा। ये वाला क्वेश्चन किया था ना, जहां हमें क्या निकालने थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे। किस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 पे, यानी कि n की वैल्यू गिवन थी और हमें क्या निकालने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था ना। और एक हमने ऑर्बिट के लिए भी किया था, ये वाला। इसमें हमने नंबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लिए थे n² से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑर्बिट। अब ऑर्बिटल कैसे इससे डिफरेंट है, ऑर्बिटल भी न्यूक्लियस के अराउंड ही दिखाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अराउंड वो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, नहीं। ये हम 3D रीजन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, 3D रीजन देख रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। और इसमें एक कंडीशन होती है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, यानी किसी भी ऑर्बिटल में हम मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं रख सकते। अभी मैंने आपको बताया भी था, एस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। पी के लिए 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैसे, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। ऐसी डी के लिए 5 ऑर्बिटल है, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। एफ के लिए 7 ऑर्बिटल होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे हो ना? अच्छा, खत्म हो गया। हाँ तो ठीक है, बस यही था ऑर्बिट ऑर्बिटल वाला पार्ट। तो ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले मैं आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन दूं तो सबसे पहले हमने देखा क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन बताती है। ठीक है, जैसे कि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले देखी, एन की वैल्यू क्या, एन की वैल्यू से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम एनर्जी लेवल बता सकते हैं, हम और ऑर्बिट की जानकारी दे सकते हैं, शेल की जानकारी दे सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा एल, जो सब शेल की जानकारी देता है। और एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to n-1 होती है। एल की वैल्यू फिक्स्ड होती है, चाहे वो एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल हो या एफ ऑर्बिटल हो, सभी के लिए। उसके बाद हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखी, जिसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी देखे, जो कहाँ से कहाँ तक चलता है, -L2 + L, जो हमें ऑर्बिटल की जानकारी देता है। फिर हमने देखा स्पिन क्वांटम नंबर। अभी तक जो हमने पिछले 3 क्वांटम नंबर देखी, ये शॉर्डिंजर ने बताई थी। किसने, शॉर्डिंजर ने। शॉर्डिंजर वेव इक्वेशन ने तीनों बता दिया था, लेकिन वो क्या नहीं बता पाया, स्पिन क्वांटम नंबर नहीं बता पाया, जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की जानकारी देती है, कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, प्लस हाफ है कि माइनस हाफ है। वो हमें बताया किसने, स्पिन क्वांटम नंबर ने। और यही सब सेट हमारा होता है क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिट क्या है,
ऑर्बिटल क्या है ये भी हमने देखा। तो ये था हमारा आज का क्लास का बहुत ही मजेदार सा टॉपिक। आई होप अब आपको क्वांटा नंबर्स क्लियर हो गई होगी और आज के बाद कोई भी मुश्किल से मुश्किल और आसान से आसान क्वेश्चन आ जाए क्वांटा नंबर्स का आप आराम से कर दोगे। अभी लेक्चर्स होते हैं इसलिए इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं कर पाता हूँ, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें क्या करूंगा, मैं आपको पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा हर चैप्टर से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको फिर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको फिर आइडिया होगा कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या उनको करने की स्ट्रेटेजी है, क्या इजी वे है, ये सब मैं टेक्निक्स भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू टू अटेंड माय लेक्चर। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस चाहते हो, किसी और चैप्टर पे चाहते हो, वो आप लिख के बता सकते हो क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आप बताओ कि मैं कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करूं, ठीक है, फिर उसी हिसाब से मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, आप सभी के लिए और अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे ट्यून विद अस।